ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईआईटी जेई का क्लास नंबर 1 यानी कि पहला क्लास जो होगा वेक्टर का पार्ट नंबर 1। अभी आप लोग हमको पूछेंगे सर फिजिक्स का पहला चैप्टर तो यूनिट एंड मेजरमेंट होते हैं, फिर मोशन इन 1 डायमेंशन होते हैं, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन होते हैं, फिर वेक्टर आते हैं, तो आप वेक्टर क्यों शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हर एक यार का हर एक स्टूडेंट, लेकिन उनको वेक्टर सिर्फ कहने के लिए एक नाम होता है, लेकिन टोटल फिजिक्स का एक जान होता है। अब वेक्टर छोड़ के काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, लाइट ऑप्टिक्स कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 1। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एसटी और आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। तो चलो बातें कम करके फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ऑसम। तो बात हम लोग करते हैं शुरुआत से, ताकि इस बात को समझ पाए। हम लोग बचपन से पढ़े हैं पिथागोरस थ्योरम। इसको कहते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। पाइथागोरस थ्योरम का बात कर रहा मैं, ठीक है। एंगल बिटवीन हाइट एंड बेस कितना रहते हैं? 90 डिग्री। याद है शायद आप लोगों को ये बात। तो इसको हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा? इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग अभी फिलहाल तो HY से डिनोट कर रहे हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, किसी किताब में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो पिथागोरस भाई साहब ने ऐसा फॉर्मूला दिया था भाई, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। यानी कि ये फॉर्मूला ओनली फॉर एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर। यानी कि जिस एंगल 90 डिग्री होती है कोई भी ट्रायंगल के अंदर, या तो आप बोल सकते हैं कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एक एंगल 90 डिग्री रहा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी 3 डेटा में अगर 2 डेटा आपको दे दिया तो किसी एक डेटा आप निकाल पाओगे। तो इतना तो ठीक था उस जमाने में। कॉन्सेप्ट शुरुआत हुआ है भाई इससे, किससे बोल रहा, स्ट्रक्चर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मान लो आप ए वाला साइन ऐसा है, इसको मान लेता हूं ABC। अब AB ऐसा है, BC सेम ही है। यानी कि अब एंगल बिटवीन AB एंड AC इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका एंगल मान लो 30 डिग्री है। मान लो, मानने में क्या दिक्कत है भाई, मानने में कोई खराबी नहीं है। तो मान लो अभी 30 डिग्री है। तो अभी आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप AC निकाल पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर पिथागोरस थ्योरम से हम नहीं निकाल पाएंगे। आप बोलोगे सर मैं ट्राइगोनोमेट्री यूज करके भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होते हैं। बात समझ रहे हो? ट्राइगोनोमेट्री अगर बात मान लो कि ये वाला 30 डिग्री है, आपको ए वाला और ए वाला दिया हुआ है, ए वाला नहीं दिया हुआ है। अगर ए वाला नहीं भी दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक डेटा दिया हुआ है, तब भी आप निकाल पाओगे। मान लो ए वाला दिया हुआ है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ए वाला नहीं दिया हुआ है, आप कैसे निकालोगे बेस? कॉस लगा लो, सॉरी tan लगा लो, tan 30 का फॉर्मूला लगा लो। क्या होते हैं? हाइट बाई बेस। हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, बेस आपका अननोन है, tan 30 का वैल्यू पता है, तो बेस निकल जाएगा। आपको हाइपोटेनियस चाहिए तो साइन ले लो, आपको हाइपोटेनियस चाहिए, हाइट दिया हुआ है तो साइन ले लो, साइन 30 लगा लो। क्या होते हैं? हाइट बाई हाइपोटेनियस। मान लो आपको हाइट नहीं दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको बोला हाइपोटेनियस निकालने के, तो कॉस ले लो, कॉस 30। क्या होते हैं? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अगर आपको इस तीनों डेटा में कोई 2 डेटा दे देते हैं तब तो पिथागोरस थ्योरम लगा ही लेंगे। अगर तीनों डेटा में कोई एक डेटा दिया और कोई एक एंगल दिया, आप ट्राइगोनोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन उस एंगल को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। बोलो इतना दूर आप बात समझे हो या नहीं समझे हो?
कंडीशन अगर इस पिक्चर का बात है तो इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। फिलहाल आपको दिया हुआ है दो लाइन, इसका वैल्यू दिया हुआ है मतलब 5 मीटर मान लो, इसका वैल्यू दे दिया मान लो 4 मीटर, ठीक है। इसका 3 मान लो, इसका 4। अगर इसका 3 होता, इसका 4 होता तो इसका कितना होता 5। वैल्यू बैठाओ, देख लो, खुद देख लो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16, यानी कि 25। 25 का रूट +5 भी होते हैं, -5 भी होते हैं, लेंथ का भी माइनस नहीं होता इसलिए +5। लेकिन इधर 5 नहीं होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला दो लाइन थोड़ा छोटा हो गया। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए वेक्टर आया था, वेक्टर का जन्म हुआ था, एक अलजेब्रा डिफाइन हुआ था जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आप बोलोगे सर वेक्टर का डेफिनेशन से पहले आप वेक्टर अलजेब्रा का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेक्टर किसको कहते हैं अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब किसी भी किताब में, बुक में देखो वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर का ओरिजिनल डेफिनेशन यही रहेगा जिसका वैल्यू भी रहते हैं, जिसका डायरेक्शन भी रहते हैं और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। तो आपको डाउट होना चाहिए था इधर, आप पढ़ रहे हैं वेक्टर का डेफिनेशन, यानी कि आप पूछ रहे हैं वेक्टर क्या है और डेफिनेशन में ही बता रहा वेक्टर अलजेब्रा लॉ। अगर वेक्टर ही नहीं पता तो वेक्टर अलजेब्रा लॉ आपको कैसे पता होगा? बात समझने का था, कभी आप फॉलो नहीं किया होगा शायद। आप जिसका डेफिनेशन लिख रहे हैं उसका ही नाम लिख दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं वेक्टर किसको कहते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वेक्टर का मतलब नहीं पता आपको, और आपको जो आंसर बता रहा है वेक्टर का डेफिनेशन जो दे रहे हैं उस आंसर में भी वेक्टर चिपका दिया, तब वेक्टर कैसा डेफिनेशन बना? तो मेरा कहने का मतलब बेसिकली यही है ना, वेक्टर बनने से पहले वेक्टर अलजेब्रा बना था। वेक्टर अलजेब्रा यानी कि कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक यूज करके लॉस बने थे, ट्राइगोनोमेट्रिक यूज करके, वेक्टर नहीं। क्या लॉ? पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे। बेहतरीन मेथड से हम लोग एमसीक्यू करेंगे विथ इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसको कहते हैं एडिशन लॉ। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर क्या डाउट होने लगा? फिर ऐसा डाउट हुआ हम लोग उनका लाइफ में इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा, इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा, तो मिलके हो गया 5 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट इधर से जा रहा है, इधर से 3 एम्पियर, दोनों मिलके हो गया 5 एम्पियर। तुम इस दोनों लाइन को छोटा करो, बड़ा करो, ये जो दो लाइन दिख रहा ना, इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, जैसे भी रखो ऐसा ही आंसर आ रहा। यानी कि थीटा आप जैसे भी चेंज करो यही आंसर आ रहा। करंट के लिए बात कर रहा, लेकिन दूसरा बात कर रहा, तुम्हारा इधर एक पॉइंट है बहुत भारी सा, लोहा का, आयरन का, स्टील का, कुछ भी पॉइंट है। मैं इधर से तुमको कोई 2 न्यूटन फोर्स से धक्का दिया, इधर से इसको 3 न्यूटन फोर्स से धक्का दिया, तो तुम बोलोगे सर इधर तब 2 + 3 5 न्यूटन होना चाहिए, इधर होना चाहिए था 5 न्यूटन। अगर बात इसके बराबर करे, इधर 5 नहीं हो रहा, यानी का ऐसा अलजेब्रा है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जहां पर 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5। बोलो बात समझ रहे हो? इधर क्या हो रहा था? इधर 2 + 3 = 5 हो रहा, जो बचपन से हम लोग सीखते आए हैं। इधर तो 2 + 3 तो 5 आ रहा ही नहीं, दूसरा कुछ आ रहा। मतलब मान लो कि इधर 2 + 3, इधर उत्तर आ रहा आपको 7 न्यूटन।
मान लो ऐसा उत्तर आ रहा है आपको, ठीक है। यानी कि इधर 2 + 7 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 7 न्यूटन आ रहा। अभी नॉर्मल इस सिचुएशन में अगर लिखेंगे 2 + 3 इक्वल टू 7, आप कॉपी में लिख के चले गए, आपका पापा आके देखा आप तो गलत लिखा, आपको मार पड़ जाएगा। तो आपको समझाना पड़ेगा ये गलत नहीं लिखा। ए वाला एडिशन का बात नहीं कर रहे, एक दूसरा सिस्टम है। इस सिस्टम को बताना पड़ेगा, कुछ साइन देना पड़ेगा। आप एक साइन लगा लो, यानी कि 2 वेक्टर + 3 वेक्टर इक्वल टू 7 वेक्टर। अब बात समझ में आ जाएगा। यानी कि बचपन में जो एडिशन सीखा था वो एडिशन इधर नहीं है, तो दूसरा कुछ प्रोसेस है। हालांकि ये भी नहीं है 2 + 3 इक्वल टू 7, ये कभी 8 भी हो सकता है, कभी 9 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है। इस एंगल का ऊपर डिपेंड है, ये एंगल का ऊपर ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे डिपेंड है। इधर तो एंगल का ऊपर डिपेंड ही नहीं है, इधर जैसे भी होगा, इधर ऐसे जैसे भी होगा आपका उत्तर 5 ही आने वाला है, लेकिन इधर डिफरेंट उत्तर आएगा। लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। सेकेंड डाउट इधर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इधर से भी और एक डाउट स्टार्ट हुआ है और एक इमेजिनेशन हम लोग उनका अंदर आया है। हम लोग उनका सिचुएशन में रियल लाइफ में और भी कुछ मेथड एग्जिस्ट करते हैं। जो मेथड एग्जिस्ट करते हैं उसको कहते हैं वेक्टर मेथड। ये चीज क्यों चेंज हो रहा, ये बात को समझना पड़ेगा। ये चीज क्यों हो रहा भाई, ये जो एंगल है, ये एंगल को आप अगर चेंज करोगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये एंगल को, ये दोनों वैल्यू फिक्स्ड, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन ही भेज रहा हम लोग। ये वैल्यू फिक्स्ड इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा, ये वैल्यू वेरिएबल हो जा रहा v। एंगल चेंज हो जा रहा मतलब क्या है, 2 लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा। यानी कि आपका जो उत्तर होगा और डायरेक्शन का ऊपर निर्भर करते हैं। आपका जो फाइनल उत्तर होगा, आपका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा, वो एक डायरेक्शन का ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कि हमारा दुनिया में ऐसे भी क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ वैल्यू पर नहीं, डायरेक्शन का ऊपर भी निर्भर करते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी को 2 किस्म में तोड़ दिया। एक ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन। एक वैल्यू और डायरेक्शन 2 ही है। यानी कि हमारा सिस्टम में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें को 2 सिचुएशन में हम लोग डिवाइड कर दिया, 2 सिचुएशन में हम लोग अलग कर दिया, 2 सिचुएशन में हम लोग डिफाइन कर दिया, 2 सिचुएशन में हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिया। किसको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी बात समझते हो ना, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम, कुछ भी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, क्वांटिटी, इसको हम लोग 2 तरह से डिवाइड करेंगे। एक तरह होगा जहां पर वैल्यू है, यानी कि वैल्यू को हम लोग ऑब्लिक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड है। वैल्यू तो इधर भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैग्नीट्यूड नंबर 1 दोनों में ही मैग्नीट्यूड है, यानी कि वैल्यू है, यानी कि इसका एक मान है। 3, 4, 5, 10 करोड़, 20 माइनस कुछ भी एक वैल्यू है। दूसरा में बोल रहा देयर आर नो डायरेक्शन, दूसरा बोल रहा दे हैव नो डायरेक्शन नहीं है भाई इसमें। लेकिन इधर बोल रहा हैव डायरेक्शन, हैविंग डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा। ये 2 डिफाइंड हम लोग किया, जिसमें एक क्वांटिटी में आपका वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, which is called scalar quantity, which is called scalar
क्वांटिटी क्वांटिटी, और जहाँ पर वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसको वेक्टर नहीं कहते, फिलहाल सुन लो। क्योंकि करंट, अभी जो करंट का बात बोल रहा, करंट का वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। करंट वेक्टर नहीं है, बहुत बार सवाल भी जेईई में आ चुका है, नीट में आ चुका है। करंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत में कहा था वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन लॉ, जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ, वो सब लॉ करंट होल्ड नहीं करता। हालांकि ये 2 पॉइंट करंट होल्ड कर लेते हैं, करंट का फिक्स डायरेक्शन रहते हैं, लेकिन फिर भी करंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि करंट के तो स्केलर जैसा होल्ड करते हैं। 2 + 3 ऑलवेज 5 ही होगा, चाहे आप डायरेक्शन जैसे भी कर ले, लेकिन करंट का डायरेक्शन में अगर सही तरह से पढ़ोगे तो करंट स्केलर भी नहीं है। करंट होता है टेंसर क्वांटिटी, ये भी एक क्वांटिटी है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। तो डाउट जहाँ पर स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट यहाँ पर होते हैं, सवाल कई बार आते हैं। ऑप्शन में अगर टेंसर दिखे तो टेंसर मानना, अगर ऑप्शन में टेंसर ना दिखे तो करंट का उत्तर हो जाएगा स्केलर। हाँ, टेंसर अगर दिया है ऑप्शन में तो मानना टेंसर, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर का डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए फिजिकल, मैं लिख लेता हूं, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी which have both magnitude and direction, comma a physical quantity, एक फिजिकल क्वांटिटी है which have both, जिसमें दोनों चीज है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए, एंड ओबे द लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड ओबे मीन्स मानना, ओबे मीन्स होल्ड करना, ओबे मीन्स इंप्लीमेंट होना। ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड, इसको कहते हैं, दिखाई जा रहा ऊपर वाला लाइन, इसको कहते हैं वेक्टर। बोलो, यहां तक बात क्लियर हुआ? वेक्टर का डेफिनेशन हमें नहीं लगता इससे आसानी से आपको कोई समझा सकता है। हम लोग और भी गहराई से पढ़ेंगे, और पूरा वेक्टर जब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 4 न्यूमेरिकल का 8 पार्ट बनेगा, 8 नहीं 7 पार्ट में वेक्टर खत्म कर दूंगा मैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप कंपैरिजन जरूर कर लेना मैं कैसे पढ़ाया, ठीक है। पूरा A to Z हर लेवल का जो डाउट होते हैं, फ्रॉम 0 लेवल टू हीरो लेवल, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। चलो मैं वीडियो को कर लेता हूँ क्लीन, आप कृपया कमेंट ना करें अश्लील, ओके। तो ये था वेक्टर का क्या डेफिनेशन। अब हेडिंग लगाओ। अच्छा, पहले हेडिंग लगाने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ स्पीड नहीं, स्पीड अलग होते हैं, वेलोसिटी अलग होते हैं, ठीक है। स्पीड हम लोग जो बोलते हैं स्पीड, वो अलग चीज़ है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन होते हैं। बात आपको समझाऊंगा मोशन इन वन डायमेंशन में और भी अच्छे से। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, कई सारा ऑप्शन रहते हैं। क्वेश्चन आएगा, कुछ अननोन क्वेश्चन आएगा, मैं भी दूंगा एमसी को जब कराऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, टॉर्क होते हैं, थ्रस्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं वेक्टर का, ठीक है। चलो, तो मेन चीज आप लोग जो पढ़ेंगे वो होगा, लिखो हेडिंग, ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे वेक्टर का। क्या देखेंगे?
ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे वेक्टर का। इस फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्या है इसमें बता रहा है भाई, एक मिनट। सबसे पहले आप लोग एक डॉट डॉट करके लाइन खींचो, एक डॉट डॉट करके लाइन खींचा, इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रहा है आपको। चलो मैं दूसरा पेन से करता हूँ। एक लाइन खींचा डॉट डॉट करके, पूरा मत करना, डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं सपोर्ट। इसको कहते हैं क्या? सपोर्ट। सपोर्ट इसको कहते हैं सपोर्ट फिजिक्स की भाषा में। वैसे तो काइनेमेटिक्स के भाषा में कहते हैं रेफरेंस। पढ़े हो ना आप लोग बचपन में थोड़ा, आईआईटी जेईई नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो जानते ही हो रेफरेंस मतलब क्या है। रेफरेंस मतलब ये होते हैं कि हम किसी का वेलोसिटी माप रहे हैं, जांच रहे हैं, किसी का स्पीड भी हो सकता है, हालांकि वो स्केलर है, कुछ भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी का रिस्पेक्ट में मापते हैं। इधर रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना नहीं है, मतलब आप देख रहे हो ट्रेन का स्पीड बहुत है, आपके पास जा रहा, आप ऐसे खड़ा हो तो आपको लगेगा ट्रेन बहुत स्पीड से जा रहा है, लेकिन आप भी अगर ट्रेन का स्पीड से, सेम स्पीड से ट्रेन के साथ ही दौड़ोगे ला 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 ला, तो आपको क्या लगेगा? ट्रेन और आप एक ही स्पीड में जा रहे हो तो आपको लगेगा ट्रेन रेस्ट में है, ट्रेन एक जगह रुका हुआ है। जब दो ट्रेन एक साथ चलते हैं, दो ट्रेन है, दो ट्रेन एक साथ चलते हैं, इसमें आप बैठे हो, आपको लगेगा ये ट्रेन क्या है? ये ट्रेन एक जगह रुका हुआ है। बोलो, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ? अगर आप खड़े हो, राजधानी एक्सप्रेस जा रहा, बहुत स्पीड से चला गया, तो ये आपका ऊपर निर्भर करती है आप किस रेफरेंस में है। अभी तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझको तो लग रहा ही नहीं दुनिया घूम रहा, सब कुछ तो सेम टू सेम ही है। अगर मैं दुनिया से ऊपर अरे ऊपर मतलब मैं मर नहीं जा रहा इतना जल्दी। कभी मान लो मैं साइंटिस्ट बन गया, मैं ऊपर में चला गया रॉकेट करके, ठीक है, जीरो में है ना, शाहरुख खान चला गया था ना वो जैसा, तो हमको लगेगा भाई दुनिया आप घूम रहा, जो कि सच में घूम रहा। तो रेफरेंस के ऊपर निर्भर करते हैं, तो इसको वेक्टर का भाषा में बोलेंगे सपोर्ट। अब इसमें हम लोग एक लाइन ड्राइंग करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, इधर ए, इधर ले लेते हैं बी, इसको आप डीपली जोड़ देते हैं, इसको डीपली जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पहले सुन लो, इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको, या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर मैं आपको बोलूँ भाई इस लाइन में जाओ, तो आपका एक कंफ्यूजन आएगा, सर लाइन से मैं ए से बी तक जाऊँ न बी से ए तक आऊँ, मैं किधर से स्टार्ट करूँ? तो मैं बोला इधर से स्टार्ट करो, उधर जाओ, तो जिधर आप जाओगे उधर एक तीर लगाना पड़ेगा, जिधर आप जाओगे उधर राम का तीर लगा देना, ठीक है, राम का तीर, रावण का नहीं, लगा दिया। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत बेसिक सिंपल तरीके से एज ए स्टोरी में आपको समझा रहा हूँ कि ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा हूँ और मैं समझा ही दूंगा, फुल गारंटी है। आपका छाती में रख दूंगा, जैसे हनुमान ने रख दिया तो उसका पैर पूरा लंका में। अभी मैं पैर तो नहीं रख सकता, मैं तुम लोगों को प्यार करता हूँ और ना ही मैं हनुमान हूँ, ठीक है। तो आप इसका मतलब ए से बी का डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस तरफ इस तीर रहेगा, जिस तरफ इससे एरो रहेगा, इस ए को कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ए से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्लिक इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट। फिजिक्स की भाषा में, वेक्टर की भाषा में इसको कहते हैं टेल। यानी कि जहां पर तीर नहीं है, वेक्टर को भाषा में वहां पर कहते हैं टेल।
है दिया टेल, इश्क मोहब्बत प्यार का खेल। अब जहाँ पर तीर है, फिजिक्स की भाषा में जहाँ पर आप जा रहे हो, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट लेकिन वेक्टर की भाषा में इसको कहेंगे हेड। यानी कि जहां पर तीर दिखाई दे रहा वहां पर आप बोलोगे हेड है, जहां पर तीर नहीं दिखाई दे रहा वहां बोलोगे टेल है। बोलो बात समझे हो? तो नोट बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो वेक्टर का डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। हाँ लिख सकते हैं, आपको 2 में 2 देगा नंबर। अरे 2 नंबर जेई में नहीं है, 1 नंबर ही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अगर बोर्ड में भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए लाइन सेगमेंट कैसे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ब्रैकेट में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। डिनोटेड एज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं? डिनोटेड एज ए बी वेक्टर। आप ए से बी तक जा रहे हो तो ए पहले लिखना, बी बाद में लिखना। नहीं बॉडी नहीं है मेरा, आपको लग रहा मेरा बहुत बॉडी है, नहीं है एकदम। तो ए बी वेक्टर, ठीक है। रीड एज ए बी वेक्टर। रीड कैसे करते हैं? प्रोनाउंस रीड एज ए बी वेक्टर, जिसमें आपका ए को कहते हैं टेल, वार ए इज टेल एंड बी इज हेड। बी इज हेड। नोट करो नहीं तो भूल जाओगे। जो लोग बोर्ड दोगे, अगर बोर्ड का कोई स्टूडेंट देख रहे हो, वो लोग कौन को तो नोट करना ही पड़ेगा। जो लोग IIT JEE दोगे वो लोग उनको तो और करना पड़ेगा, क्योंकि मौका तो सिर्फ 2 बार मिलेगा, इसमें बार-बार नहीं मिलेगा। रॉबर्ट ब्रूस की तरह कि एक बार नहीं हुआ दोबारा ट्राई करो, नहीं हुआ तीसरा बार ट्राई करो, इतना मौका नहीं मिलेगा। फिजिक्स कोई कठिन बात नहीं है। अगर आप लोग सच्चे दिल से चाहे तो सारी कायनात भी लग जाती है उसे मिलाने की कोशिश में। इसलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हूँ। अगर फिजिक्स में आप 0 भी है, कंटिन्यू शेड्यूल बाय शेड्यूल लेक्चर अगर देखते जाओगे, जो पहला क्लास सेकंड क्लास ऐसे चलते जाएगा, तो आप लोग सीख ही जाओगे पूरा, 100% सीख जाओगे, गारंटी है। चलो अब सवाल है क्या सर इसको अलग अलग ए वेक्टर और बी वेक्टर में नहीं बोल सकता? ए वेक्टर बी वेक्टर, हाँ जरूर बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीड इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर बोल सकते हो, बट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। बट विथ रेस्पेक्ट मतलब सम्मान वाला रेस्पेक्ट नहीं, रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब फिजिक्स के भाषा में रेफरेंस, लेकिन इसके भाषा में सपोर्ट। ये जो सपोर्ट था ना, इसमें कोई एक सब पॉइंट ले लो। मतलब मान लो इधर आप खड़े हो, इस पॉइंट का नाम O, तब आप लिख सकते हो O से A तक वैल्यू क्या है? कैपिटल A, यानी कि OA वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। सिमिलरली O से B का डिस्टेंस है B, OB वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। कोई बोलेगा सर मैं O इधर लूँगा, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। Whatever man you can do it, but don't travel your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद। तो ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। फटाफट से हेडिंग लगाओ, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, क्योंकि ये हेडिंग लगाने के बाद मैं बोर्ड को करने वाला हूँ क्लीन। माइक ठीक ठाक है, इको नहीं हो रहा।
अब इको का मतलब ये मत सोचो कि इकोलॉजी इकोनॉमिक्स का बात कर रहा है ना। कोई स्टूडेंट बोलेगा क्या सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं? नहीं भाई, इको का मतलब मैं इको स्पोर्ट्स का बात कर रहा, जो कि 11 लाख दाम है कार का, इंडिया में है इको स्पोर्ट्स। अगर 11 लाख है, अगर आप लोग गिफ्ट करना चाहते हो तो हमें पूरी दिल से गिफ्ट कर सकते हो, मैं ले लूँगा, मैं ना नहीं बोलूँगा। ओके, हेडिंग लगाओ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? फर्स्ट कंसीडरेशन, कॉइन साइड्स हेड टू, समझा दे रहा हूं, चिंता मत करो, हेड टू हेड। सेकेंड कंडीशन है कॉइन साइड्स। सर कॉइन साइड्स मतलब क्या है सर? टेल टू टेल। ये दो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बोलेगा सर एक चीज़ क्या है सर, कभी तो सुना नहीं। कॉइन साइड्स मतलब जहाँ एकत्रित होना। ऐसा होते हैं ना, आप आपका दोस्त को बोलते हो अरे 5 बजे आ जाना भाई शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट, भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ उसको कहते हैं एक जगह एकत्रित। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर में आपको समझना पड़ेगा, या तो हेड टू हेड जहाँ पर मीट करते हैं वो वाला एंगल का बात करते हैं, या टेल टू टेल जहाँ पर मीट करते हैं वो वाला एंगल का बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कई सारा एग्जांपल देके बात कर रहा। नंबर 1, मान लो एक से ऐसा एक तो वेक्टर है, इधर है ए बी वेक्टर ऐसा डायरेक्शन, इधर है ए सी वेक्टर ऐसा डायरेक्शन। तो देखो दोनों का हेड बाहर है, दोनों का, इसका भी टेल इधर है, इसका भी टेल इधर है, दोनों एक पॉइंट में है, यानी कि कंसाइड से टेल टू टेल। तो इसको आप एंगल बिटवीन वेक्टर कह सकते हो। एग्जांपल नंबर 2, मान लो ऐसा है, ए बी वेक्टर भी ऐसे गया, सी बी वेक्टर भी ऐसे गया। देखो दोनों का टेल एक जगह एकत्रित हुआ है, कंसाइड हुआ है, तो इसको भी कह सकते हैं एंगल ऑफ वेक्टर। अब बोलोगे सर क्या इसको बोलते हैं? देखो और एक एग्जांपल दे रहा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, आपको देख के हंसी आएगा। एक वेक्टर ऐसे जा रहा, एक वेक्टर ऐसे आ रहा, आपको दे दिया 30 डिग्री। क्या है वेक्टर का एंगल है? तो आप बोलोगे नहीं सर वेक्टर का एंगल नहीं है। आप पूछो काहे नहीं है? आप बोलो एकत्रित पॉइंट कहाँ है, कंसाइड्स पॉइंट, तो ये वाला है। देखो ये वाला पॉइंट में इसका हेड है, इसका टेल है, यानी कि हेड टू टेल हो गया। हेड टू टेल वाला कोई पॉइंट इधर नहीं है, या तो हेड टू हेड होना चाहिए या टेल टू टेल होना चाहिए। बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे हो? यानी कि 30 डिग्री नहीं हो सकता, 30 डिग्री एंगल नहीं हो सकता। पूछना है बात, तब आंसर क्या होगा? मान लो यही सवाल आ गया, 4 उत्तर है, यही सवाल आपका हो गया, 4 उत्तर है, 300, 330, 180, 240, 4 ऑप्शन है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है, इसको टान दो थोड़ा, और एक ऑप्शन है 150, सॉरी, इसको टान दो, इस लाइन सीधा नहीं हुआ ना, इसको टान दो, हाँ सीधा हो गया। अब देखो इस पॉइंट में बात करो, इस पॉइंट में देखो इसका भी टेल है, इसका भी टेल है, दोनों में टेल आ गया, यानी कि ये वाला एंगल आपका उत्तर हो जाएगा। पूरा लाइन का एंगल कितना होते हैं? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होते हैं। पूरा लाइन का उत्तर है 180 डिग्री। हमें चाहिए ए वाला, तो ये वाला माइनस करना है, यानी कि 180 से 30 माइनस कर दो, तो क्या होने वाला है? 150 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ए वाला। ऐसा है, मान लो एक वेक्टर ऐसा जा रहा, एक वेक्टर ऐसा आ रहा, इसका एंगल देके रखा है 110 डिग्री। एक वेक्टर ऐसा जा रहा, एक वेक्टर ऐसा आ रहा,
इसका एंगल देके रखा है 110 डिग्री। आपको बोलना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है। पहले बात तो आपको ये सोच ही लेना है 110 उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट में इसका हेड है, इसका टेल है। हेड टू टेल नहीं हो सकता, हेड टू हेड या टेल टू टेल इसको बनाना पड़ेगा आपको, इसको चित्र बनाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसका चित्र बनाओ, चित्र बना के कमेंट करो। कमेंट करना देखने से पहले, हाँ चीटिंग मत करना, चीटिंग है मत करना। तो आप इसको भी इधर टान सकते हो या इसको इधर से निकाल सकते हो। इसको इधर से टान दो, ये कर दिया। देखो आप इस लाइन का टेल भी इधर है, इस लाइन का भी टेल है, तो उत्तर हो जाएगा ये वाला। पूरा था 180, 110 चला गया तो कितना होगा 70 डिग्री। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एंगल बिटवीन टू वेक्टर बहुत ही बेहतरीन से समझना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि इसको छोड़ के आप पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन वेक्टर पार्ट का। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल स्टार्ट वहां से होगा, टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर क्या है, नाल वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, इक्विवेलेंट वेक्टर क्या है, बहुत तरह तरह का वेक्टर, लाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है। तो बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। लेक्चर 3 में देखेंगे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉली लॉ। लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कार्टेशियन। लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। 7, 8, 9 3 पार्ट में देखेंगे टोटल 30 टाइप का न्यूमेरिकल, 30 न्यूमेरिकल ना 30 टाइप का न्यूमेरिकल, जो आज तक जेईई में, नीट में आया है और आगे आने वाले फ्यूचर में आपका आने वाला है। मैं जिस टाइप में दिखाऊंगा उस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है, उससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलो तब तक रखते हैं, तब तक आप पढ़ते रहो। ऑसम, थैंक यू।